ओके, तो समझ में आ गया लीवर सिस्टम में। एक मिनट, ओके, चलो, तो लीवर क्या है, फलक्रम क्या है, तो पता चल गया ना सभी को। अब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल मोमेंट इज नथिंग बट द, अब समझ लो कि ये जो अभी मैं बात कर रहा था, जैसे कि ये सीसो है, समझ लो। अब उसको आप ऊपर नीचे जाओ, लेकिन लेकिन वो क्या ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, हाँ कि ना? नहीं कर रहा है, यानी कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ट्रांसलेटर मोशन नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग इसके ऊपर लग रहे टोटल फोर्स कितने हो गए, नेट फोर्स 0 हो गए, हाँ कि ना? यस। अब ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो ऊपर का फोर्स आर, उसको समझ लो मैं पॉजिटिव लूं, तो नीचे के फोर्स दो है, F1 और F2, उसका एडिशन 0। आप बोलोगे सर ये तो आपने सब्सट्रैक्शन किया, आप बोल रहे थे एडिशन। देखो सब्सट्रैक्शन एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन बोलू ना, इसका मीनिंग वही है कि उसमें एडिशन भी आ गया, सब्सट्रैक्शन भी आ गया, याद रखना। ये साइन है माइनस की। बोलो कोई डाउट इसमें? आप बोलोगे सर ये आर क्या है, तो ये वन टाइप ऑफ फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स, याद आया ना आपको? तो नेट फोर्स इज 0 इन दिस कंडीशन। तो जब भी ऐसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछिए आपको, तो क्या कर देना है आपको, नेट फोर्स 0 कर दो। इसमें समझ लो कि कोई दो फोर्स दिए हुए है, या नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स पूछा है कि ये दो दिए हुए, तो एक फाइंड करना हो सकता है, कर सकते हो ना, या तो कुछ इक्वेशन मिलेगी जो आपको कुछ आगे के सम में काम आ सकते हैं। ओके, जैसे सोल्व करा हुआ तब पता चल गया होगा। 10th आईसीएसई में शायद निहार को पता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आ गए। ओके, 10th आईसीएसई की बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर की बुक्स में, सीबीएसई गुजरात बोर्ड वाले को फर्स्ट टाइम में। अब देखो, अब दूसरा कंडीशन थी, एक तो ट्रांसलेटर मोशन हमने देखा है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसलिए अपवर्ड फोर्स एक, डाउनवर्ड फोर्स एक है। अब दूसरा रोटेशनल ऑब्जेक्ट घूम रहा है, लेकिन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्यों? एग्जैक्टली रोटेशन नहीं कर रहा है, देखो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, हाँ कि ना? यानी कि उसके ऊपर जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, वही फोर्स क्लॉकवाइज लगेगा, क्योंकि दोनों फोर्स यदि हम इक्वल ले तो उसको हम प्रिंसिपल मोमेंट बोलते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो F1D1 यानी कि टॉर्क है, टॉर्क जिसको हम समझ लो कि F1 है ना, वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और F2 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स जो फुलक्रम है वहां से डिस्टेंस, जहां से ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, रोटेशन कर सकता है, या तो उसका जो ओरिजिन पॉइंट है या मिड पॉइंट है, उसको हम ओरिजिन यानी कि फुलक्रम ले सकते हो। डिपेंड कर रहा है लीवर के टाइप के, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लीवर के अंदर फुलक्रम बीच में आता है। लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3 टाइप शायद सीख गए होगे आप, पता है सभी को, लीवर 1, लीवर 2, लीवर 3, जिसमें फुलक्रम काफी बार भी आ सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन हो सकती है। ओके, जिसको हम एफोर्ट और फोर्स बोलते हैं, फोर्ट आर्म, लोड आर्म। ओके, चलो, तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क क्लॉकवाइज सेम होगा, यानी कि ये इस साइड आ जाए तो नेट टॉर्क, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज प्लस टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 0, यानी कि नेट टॉर्क 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हो ध्यान रखना, ये एग्जैक्टली इसकी बात। आप ऐसे सोचते हैं सर यहाँ कोई बंदा एकदम हेवी बैठा हुआ है, यहाँ छोटे वाला बंदा बैठा हुआ है, या कम वेट वाला है, तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन? तो उस केस की बात नहीं कर रहे, जब ऑब्जेक्ट रोटेशनली मूव नहीं कर रहा है, उस कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही है, सेम ऐसा है, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। चलो, यहाँ इतना क्लियर हुआ बच्चों? ओके, लीवर सिस्टम में लोड, लोड आर्म, एफर्ट, एफर्ट आर्म, लोड यानी, हाँ हर्ष बोल। तो सर शीशो કયું મોશન કરે છે? સીસો જ્યારે સ્ટેડી હોય ને, સમજી લો કે બંને સાઈડ એક ઓબ્જેક્ટ હોય, ओके, दोनों साइड सेम फोर्स लग रहा हो तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम से। और यदि कुछ लाइक एग्जांपल फॉर कोई हेवी बंदा हो, तो या क्या होगा पता है आपको,
ये यहाँ आ जाएगा। लेकिन तब क्या होगा, ये भले हेवी नहीं है लेकिन वो क्या करेगा, थोड़ा फोर्स ज्यादा लगा कि उसको ऊपर खींच लेता है। तो वन टाइप ऑफ पेंडुलम का जो मोशन है, इस टाइप का मोशन कह सकते हैं उसको। ओके, पेंडुलम का जो मोशन होता है ना, नहीं ऐसे ऐसे होता रहता है। ओके, पीरियोडिक मोशन जैसे, लेकिन एग्जैक्ट पीरियोडिक मोशन नहीं होता क्योंकि उसमें डिपेंड कर रहा है। ओके, फोर्स अलग अलग होता है तो आगे पीछे धीरे धीरे, हाई फास्ट, स्पीड कम, आगे पीछे हो सकता है। ओके, એટલે ટ્રાન્સલેશન અને રોટેશનલ મોશન તો ના કરે ને? નથી કરતું, રોટેશનલ મોશન ના કહી શકીએ એક્ઝેક્ટલી આપણે આને। ઓકે, રોટેશનલ મોશન ક્યારે કરે, જ્યારે ગોળ ઘૂમતું હોય ત્યારે। અહીં गोल જ क्या घूमे છે ऑब्जेक्ट तो। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है ये जनरली। ओके, चलो, लोड आर्म, एफर्ट एंड एफर्ट आर्म। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए ये स्किप कर रहा हूँ टॉपिक को क्योंकि ऑलरेडी आप सीख चुके हो, पता है ना लोड आर्म क्या है। वैसे एक समझ लो, फिगर यहाँ नहीं दी है, मैं बना देता हूँ। चलो, एग्जैक्टली आपको ऐसा एग्जांपल लो, कोई एग्जांपल बोलो ना यार आप, इसमें फलक्रम बीच में आ रहा हो। सीसो ले लेते, चलो कोई बात नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से फोर्स लगाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेलो, एफर्ट बोलते बेटा। हमने एफर्ट लगाया ना, अब उस एफर्ट की वजह से ये वाला बंदा क्या होता है, ऊपर जाता है तो इसको हम बोलते हैं लोड। क्लियर? वो फोर्स जो लगता है उसका एफर्ट, और जो फोर्स लगने से कोई चीज के ऊपर फोर्स लगता है उसको हम लोड बोलते हैं। क्लियर? लोड यानी कि जिस चीज को उठाने के लिए आपने फोर्स लगाया, एफर्ट यानी कि हमारा खुद का फोर्स, हमने जो एफर्ट किया हुआ, उस एफर्ट से क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला, भाई ये खींचा, तो इसको हम लोड बोलते हैं। क्लियर? एफर्ट एंड लोड में कोई डाउट? एफर्ट आर्म यानी कि ये जो फलक्रम है वहां से जो फोर्स लग रहा है वो डिस्टेंस, एफर्ट आर्म। और लोड आर्म यानी कि लोड से और फलक्रम से डिस्टेंस, लोड आर्म। चारों चार कंडीशन क्लियर हो गई? यस। अब यदि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है हो तो क्या हो सकता है, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ लो। लाइक एग्जांपल 4, मैं लोड को F1 लू, सॉरी एफर्ट को मैं F1 लू, इसको मैं D1 लू, एफर्ट आर्म को, इसको मैं F2 और इसको मैं D2 लू। यही कंडीशन, यहाँ मैंने फोर्स लगाया F1 और यहाँ से ये डिस्टेंस है D1, यहाँ से ये डिस्टेंस है D2 और ये लोड लगा F2। तो F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे मैंने ये फोर्स फॉर्मूला लिखा हुआ है कि लोड इनटू लोड आर्म F1 इनटू D1 इज इक्वल टू, सॉरी ये लोड है ना, उसको हमने F2 लिया था, F2 इंटू D2 इज इक्वल टू F1 इंटू D1। बोलो क्लियर? लेकिन F1 D1 नहीं याद रखना, कैसे याद रखना, लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ओके, इट्स नॉट Yes, पार्ट sir. ऑफ योर सिलेबस। आप शायद, मुझे नहीं लग रहा है कि एसएल में भी दिया है। ओके, 90% के ऐसा चांसेस है कि एसएलआर में भी ये टॉपिक नहीं दिया है, जस्ट बिकॉज ऑलरेडी आप सीख चुके हो। ये जस्ट आपको रिकॉलिंग करवाने के लिए ये समझा रहा हूँ, बाकी इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल शायद बुक्स में दिख जाएगी आपको, थियरी नहीं दी है ज्यादा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है लोड आर्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट, लेकिन दूसरी बुक्स में नहीं दिया है। तो थोड़ा ध्यान रखना यदि आप दूसरी बुक्स रीड कर रहे हो। ओके, तो आपको एनसीईआरटी में नजर घुमा देना एक बार। एक नया टर्म्स आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि क्या, लोड और एफर्ट का रेशियो का, तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म का रेशियो, जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। हेलो, ओके, याद रह जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, या तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। अब बोलोगे सर एफर्ट आर्म लोड आर्म कहां से आया, तो देखो ऐसा था, F1 D1 F2 D2 था। समझ लो मैं F1 अपॉन F2 करूं तो क्या आ जाता है, D2 अपॉन D1। तो लोड अपॉन एफर्ट, जिसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। कोई बता सकता है हमारे लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो, 0 हो तो काम का है, लेस देन 1 हो तो काम का है, या ग्रेटर देन 1 हो तो काम का है? लेस देन 1। लेस देन 1। लेस देन 1 का मीनिंग हमारा एफर्ट ज्यादा है, लोड कम है। ये तो ऐसा हुआ ना, इनपुट ज्यादा आउटपुट कम है। लोड यानी कि आउटपुट हुआ, लोड यानी कि जो हमने काम किया वो, और एफर्ट यानी कि जो आपने फोर्स लगाया हो।
ये तो ऐसा हुआ, लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ, देखो लेस देन 1 का मीनिंग क्या हुआ, लोड अपॉन एफर्ट, लेस देन 1 यानी कि कौन बड़ा है यहाँ, Load. एफर्ट। Sorry, हाँ चलो, effort. एफर्ट बड़ा है, एफर्ट बड़ा क्या काम का है हमारे लिए, ज्यादा काम करो सैलरी कम मिले, चलेगा आपको, आउटपुट कम मिले तो, कम काम में ज्यादा, मशीन का इन्वेंशन ही तब हुआ था 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में टॉपिक था शायद, याद हो तो, कि मशीन के बारे में, कि वो मशीन का इन्वेंशन इसीलिए हुआ था कि कम फोर्स लगाने से ज्यादा आउटकम निकले। ड्राइवर ब्रेक लगाता है, क्या सच में इस इतना फोर्स से क्या बस रुक जाती है एक्चुअल में देखे तो, ये मैकेनिकल एडवांटेज का ही कमाल है ना, कि लगाया एफर्ट कितना 5 न्यूटन का, लेकिन यदि मैकेनिकल एडवांटेज समझ लो उस मशीन का, उस इंजन का, उस ब्रेक सिस्टम का समझ लो 100 है, तो आपका जो लोड है यानी कि जो ब्रेक लगती है उसके ऊपर एक्चुअली फोर्स कितना लग जाता है ऑटोमेटिकली 500 का। फील हुआ या टॉपिक को? एक मिनट में मैसेज कर दे तो 10 मिनट लेट लेक्चर का। बोलो क्लियर ना, मैकेनिकल एडवांटेज Yes. डाउट नहीं है ना? ये हटा देता हूँ बाद में से। चलो नेक्स्ट टॉपिक देख ले, थोड़े न्यूमेरिकल्स है, एक ही न्यूमेरिकल्स है, ओके, जो हम देख लेते हैं। अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक मेटल बार है, इसकी लेंथ कितनी दी है बच्चों? 70। 70. ओके, मेटल आर्म जिसकी लेंथ 70 दी है सेंटीमीटर, 4 किलोग्राम मास, अभी ये सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते, 0.7 होगा ना बच्चों, आई थिंक, यस यस इसका सर। मास है 4 किलोग्राम इन मास, सपोर्टेड ऑन द 2 नाइफ एज, यहाँ से कोई एज लगाया हुआ जिससे ये सपोर्ट रहे, नीचे ना गिरे। इट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, एक यहाँ से समझ लो, यहाँ मैंने 0 लिया, ये 10 सेंटीमीटर पे, और ये 10 तो 0.1 सेंटीमीटर पे, और ये 0.6 सेंटीमीटर पे, ओके, ये डिस्टेंस लिया ओरिजिन से। नाउ अब ये रोड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, फलक्रम समझ लो कि यहाँ ले लेते हम, ऐसा ही हुआ, दोनों साइड लोड और एफर्ट है तो बीच में फलक्रम आएगा, एग्जैक्ट बीच में समझ लो, क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस से लगे हुए हैं, तो फलक्रम यहाँ है, यानी कि फलक्रम के ऊपर, फलक्रम यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्ट्रीब्यूटेड, बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स आगे पीछे थोड़े हो गए थे, इसलिए यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, यानी कि यहाँ वेट लग रहा है, हाँ कि ना, यानी कि फोर्स लग रहा है, ओके। अब यहाँ क्वेश्चंस में है 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट द 30 सेंटीमीटर, यहां में 6 कितना वेट डाल रहा हूं मैं बच्चों, 6 जितना, 6 किलोग्राम, थोड़ी फिगर छोटी हो गई है, चलेगा, चलो 6 किलोग्राम वेट सस्पेंडेड एट 30 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर पे है ये, फ्रॉम द 1 इस एंड से। बोलो कि सर फाइंड क्या करना है इसमें, क्वेश्चन रीड करो, फाइंड द रिएक्शन एट ईच एम। अब कॉमन लॉजिक ये जो है सपोर्टर लगाए हुए, सपोर्टर का काम क्या है, रिएक्शन लगाना ऑपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स लगाएगी, N1 R1 कुछ भी लिख सकते हो, F1 F2 लिख सकते हो, N1 N2 लिख सकते हो, R1 R2 लिख सकते हो। अब हम इसका FBD बनाएंगे, FBD नहीं बनाना तो भी चल जाएगा, चलो ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो बोलो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, पहली चीज तो फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स। मैंने चीज बताई थी ना कि इसके अंदर खाली 2 ही टॉपिक लगा देना, एक F नेट 0 लगा दो और एक F और 0 लगा दो, आंसर बन जाएगा आपसे। F नॉट 0 है, F1, अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, चलो ऊपर N1 N2 लग रहा है, हाँ कि ना, अब नीचे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये जो एक्स्ट्रा जो हमने लगाया ना एम कितना किलोग्राम का है ये, W1,
W1, अरे सॉरी, ये जो दूसरा, अभी भी वो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किसका? 4 kg वाला। ये खुद का, ये जो रोड है ना मेटालिक बार, उसका। ओके, अब उसका वेट तो पता ही है, फोर्स तो इसका वेट है 6 किलोग्राम, तो 6 इंटू जी, अभी यहाँ 9.8 डाल देता हूँ, जी लिख देता हूँ, 6G, और इसका वेट कितना था? 4। 4 किलोग्राम, 4G, तो 10 इंटू जी हुआ जी कॉमन। N1 प्लस N2, कॉमन नहीं निकालते, डाल हाँ। देते वैल्यू 98। ओके, अब हम लगाएंगे दूसरा वाला, कौन सा? नेट टॉर्क। ऐसे भी लिख सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब यहाँ है ना, ध्यान रखना, हम माइंड में क्या होते हैं, ऊपर है तो एक साइड, अब यहाँ है ना नेट टॉर्क में, ये नेट टॉर्क का रहने दो आप, क्योंकि आप एग्जाम में लोचे मार के आओगे, ये याद रखो। मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ, ओके, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क, है एक ही चीज हो बच्चों, नेट टॉर्क जीरो ही है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लो और इसको माइनस लो तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, इक्वल लिखा है इसलिए, लेकिन थोड़ा टॉपिक अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। अब बोलोगे चलो कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स क्या कर रहा है, देखो ऊपर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स N1, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला खाली N1 तो डाल नहीं सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, कोई बता सकता है? पॉइंट मिडल थी लेना। मिडल मिडल से। से ना। अब देखो मिडल कहाँ है? 0.35 पे है, ये सेंटीमीटर मीटर नहीं किया हो तो अच्छा होता, कोई बात नहीं, चलो पॉइंट में वैल्यू आती है, लिखनी ही पड़ती है। चलो 0.3 और 3.5 के बीच का डिस्टेंस कितना है? सॉरी N1 और N1 कहाँ है? 0.1 पे है ना, हाँ। तो 0.1 से 0.35 के बीच का डिस्टेंस बोलो। 0.1 नहीं, 0.10 लिखता हूँ, इसलिए कंफ्यूज ना हो। 0.25। 0.25। अब बाकी के सारे फोर्स क्लॉकवाइज है, कौन कौन से? देखो N2 ऐसे जा रहा है, हाँ। N2 कहाँ है? 0. 1 अच्छे बेबाजू तो हाँ, डिस्टेंस 0.25 है। सेम ही होगा। और अभी भी दूसरे दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन से लगाओ? ये वो W1। वेट, अब वेट सारे ऐसे लग रहे हैं, देखो, हाँ कि ना? देखो ये फोर्स और ये फोर्स सारे क्लॉकवाइज थे, और ये N1 है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज था, उल्टा घूम रहा था। थोड़ा फिगर आपको इतना बड़ा अच्छे से नहीं बना पाया, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा, लेकिन ट्राई करना, समझ में आ जाएगा अलग फिगर बना के। तो W1 वेट, उसका फोर्स सर लगा ऊंधू लीधू। कहाँ से? N2 एंटी क्लॉकवाइज है, N1 क्लॉकवाइज है। ना था ही ना एंटी क्लॉकवाइज, N2 राइट है। यहाँ से ऊपर ऐसे लगेगा ना, ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज था ना। ना था ही ना, आ एंटी क्लॉकवाइज था। अरे हाँ 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 हाँ, एक मिनट हो, आ क्लॉकवाइज था અને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ થઈ ગયું ને બધું, હવે બોલવામાં ઉલટું લખાઈ ગયું। चलो ओके, तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज देखो, ये ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और ये कहाँ ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, पता चला? ऐसे, यानी कि कौन सा हुआ? ये क्लॉकवाइज। और बाकी सारे देखो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो लगा दो W1 इंटू वेट कितना होगा? W1 कहाँ रखा था बच्चों हमने? 0.3 पे रखा था, 0.3 से 0.35 के बीच का, तो 0.05। हाँ। W2 इंटू W2 नहीं, W सॉरी, इसका वेट 4 किलो। कहाँ से लेके बोलो? फलक्रम कहाँ है? सेंटर में 0.35 है। एक मिनट हो, से તમે ઓરિજિન હું લીધું છે? સેન્ટર હતું તો 0 નહીં આવે?
एक मिनट, ये नहीं लाना पड़ेगा, ये तो सेंटर पे लग रहा है, डिस्टेंस 0 है। पता चला? इसका वेट जो है ना, ये जो है, ये जो रोड है, उसका ऑब्जेक्ट रोटेशन में कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि आप समझ लो ये सारे फोर्स नहीं होते तो उसके ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नीचे बीच में लिया है मैंने रोड को, तो उसका जो डिस्टेंस होगा आपको ये मिड पॉइंट से लेना पड़ेगा, तो फोर्स ही यहाँ लग रहा है और डिस्टेंस भी ये पॉइंट भी यही है, तो ये डिस्टेंस 0 की वजह से ये नहीं लेना हो, खाली इतने ही लेने आपको। अब लगा दो चलो टर्म्स। N1 25, ये 25 लिया होता तो भी मीटर में नहीं कन्वर्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देख लो है। अब हम क्या करें, 5 कट कर दो। W1 कितना होगा बच्चों, वेट कितना था W1? 6 इंटू 9.8 होगा ना इतना? तो 5 5 कट नहीं कैंसिल થઈ था। गया। हाँ 5 कट होगा, ये 25 का 5 किया इसलिए, तो 6 इंटू 9.8 करो तो जल्दी फटाफट से, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5N1 N2 इस साइड गया, माइनस था, 6 इंटू 9.8 कितना हुआ, जल्दी जल्दी करो। 54.48 54 पॉइंट पक्का? 48 58.8 हाँ 58 चलो अब उसको 5 से डिवाइड करो जल्दी। So 58.8 5 से डिवाइड करो जल्दी। 11.76 अब देखो N1 माइनस N2 आपको मिल गया, N1 प्लस N2 मिल गया, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व कर सकते हो खुद। अभी मेरा लेक्चर है, अदरवाइज मैं करा देता पूरा, yes sir खुद कर सकते हो। yes sir ऐसे एक दो सम और नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन कोई नया सम नहीं है, ऑलरेडी आगे के स्टैंडर्ड में आ चुके इस टाइप के सम है, लेकिन वो गुजरात बोर्ड वाले को या सीबीएसई को वाले नहीं आए होंगे, इसलिए जनरली ज्यादातर स्टूडेंट इस बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में 3 से 4 एक्स्ट्रा बाहर से सम में ढूंढ के आऊंगा और उसको सोल्व कराऊंगा। ओके, ये खुद ट्राई कर लेना। N1 और N2 आपको एग्जाम में, यानी कि इस क्वेश्चन सम के अंदर आपको N1 N2 निकालना था, तो सोल्व करोगे तो आपको N1 और N2 मिल जाएगा। ओके, बोलो कोई डाउट? no sir इतना रखते हैं, आपको नेक्स्ट सेशन में मैं एक दो न्यूमेरिकल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ओके चलो, ओके सर, ओके बाय। और होमवर्क खास भेज देना यार, छोटे 3-4 टॉपिक हर रोज लेक्चर में समझाता हूँ, ऐसा तो नहीं यार ज्यादातर टॉपिक चला दिए तो लोड हो जाएगा। कितने कम टॉपिक है, आराम से इसलिए सिलेबस चला रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको लोड ना आ रही है इस वीक के अंदर, कि भी स्कूल की एग्जाम का कर सको, फिर भी नहीं कर रहे हो आप। और जिसकी एग्जाम नहीं है उन लोगों तो खास बोल रहा हूं मैं यार, ऐसा नहीं चलेगा कभी भी। ओके, होमवर्क रेगुलर टू रेगुलर हर रोज का हर रोज लर्न करते रहोगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा रिजल्ट कभी भी। आज शाम को, कल शाम को और परसों शाम को जितना भी इस चैप्टर का होमवर्क बाकी है वो मुझे भेज देना सारे स्टूडेंट्स। क्लियर है? यस सर। ओके चलो बाय।